हेलो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वॉइस और नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस का पूछा जाना सामान्य बात है। टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं सामान्य तौर पर नहीं पूछे जाते, लेकिन वॉइस और नरेशन को समझने के लिए टेंस की समझ होना बहुत आवश्यक है। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि टेंस के साथ साथ ही हम वॉइस को भी समझें, उससे संबंधित क्वेश्चंस को भी हल करें, उससे संबंधित फंडे को भी समझें। तो टेंस, जैसा कि हम सामान्य तौर पर जानते हैं, हिंदी में हम कहते हैं काल। टेंस वो चीज है जो हमें बताती है कि कोई जो घटना या फिर कोई जो कार्य है, कोई कार्य जो हो रहा है या फिर कोई घटना जो घट रही है, वो किस समय में हो रही है, यानी वर्तमान में या भूतकाल में या फिर भविष्य में। तो जैसा काल के बारे में हम जानते हैं, काल सामान्य रूप से हिंदी में 3 होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इसी प्रकार इंग्लिश में भी 3 टेंस होते हैं: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो टेंस हमें बताती है कि घटनाएं जो घट रही है या फिर कोई कार्य यदि किया जा रहा है तो वो किस समय में हो रही है। टेंस हमें ये किस फॉर्म में बताती है? टेंस हमें बताती है ये वर्ब्स के फॉर्म में। वर्ब्स, वर्ब जिसे हम जानते हैं क्रिया के नाम से। वो शब्द जो किसी सेंटेंस में हमें बताती है कि कोई क्रिया हो रही है या फिर कोई घटना घट रही है, यानी किसी कार्य के घटने या फिर होने के संबंध में जो शब्द हमें बताती है उसे हम कहते हैं वर्ब। अब ये वर्ब जो है सामान्य तौर पर 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, और दूसरे होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, या जिसे हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के नाम से। इन्हीं 2 शब्दों के माध्यम से, मेन वर्ब एवं ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से, इंग्लिश में हमें पता चलता है कि कोई जो घटना घट रही है या कोई जो कार्य हो रहा है वो किस काल में हुआ या किस काल में हो रहा है या किस काल में होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ही वॉज प्लेइंग अ मैच, वह एक मैच खेल रहा था। इस शब्द को हम देखें, यदि इसके हिंदी से हम परिचित नहीं हैं तो वॉस को देख के हमें पता चलता है कि ये जो है पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो वॉस यहां पर है ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। या फिर एक और सेंटेंस हम लें, ही रोट अ लेटर। हिंदी में इसका होता है उसने एक पत्र लिखा। पर इंग्लिश सेंटेंस में जब हम इसको देखते हैं, रॉट, जो कि वर्ब का दूसरा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, इसको देख के हमें पता चलता है कि ये जो है पास्ट टेंस की बात कर रहा है। तो सामान्य तौर पर वर्ब या फिर क्रिया जो है या उसके जो फॉर्म्स हैं वो हमें बताते हैं कि कोई जो क्रिया या फिर घटना हो रही है या घट रही है वो किस काल में हो रही है। चलिए, तो टेंस के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। हर एक मुख्य प्रकार के 4 जो हैं और प्रकार होते हैं। उसमें से पहला होता है, टेंस के 3 मुख्य प्रकार हुए, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और उसके फिर हर एक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। वो इस प्रकार हैं: सिंपल या इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल या फिर इंडेफिनिट टेंस जो है, जैसे अगर अभी इसके साथ हर एक टेंस जो है सामने जुड़ जाता है। अगर प्रेजेंट टेंस की बात हो रही हो तो फिर प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होंगे: प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट,
या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार पास्ट के भी 4 प्रकार हो जाएंगे, फ्यूचर के भी 4 प्रकार हो जाएंगे। तो इस प्रकार टोटल 12 प्रकार के टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। सिंपल या इंडेफिनिट जो टाइप है उसमें क्या हो रहा होता है, कोई घटना, कोई आदत, कोई व्यवहार जो है सामान्य रूप से घट रही होती है, सिंपल या फिर इंडेफिनिट में। जैसे अगर हम कहें ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, तो एक पत्र लिखने की जो घटना है वो सामान्य रूप से घट रही है, ये होता है सिंपल या इंडेफिनिट में। कंटिन्यूअस में ये होता है, जैसा नाम से पता चल रहा है, कोई भी कार्य या फिर घटना है वो कंटिन्यू रहती है, यानी वो घट रही होती है। जो घटना या फिर जो कार्य है वो हो रहा होता है, गति में होती है। तो जैसे हम कहें कि ही वॉज प्लेइंग, तो वो खेल रहा था, मैच खेल रहा था, मैच का खेला जाना उस समय गति में थी, तो वो होता है कंटिन्यूअस। परफेक्ट में जो भी कार्य या घटना है वो घट चुकी होती है, हो चुका होता है, कार्य समाप्त हो चुका है परफेक्ट में। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऐसी घटनाएं आती हैं जो पूरी भी हो चुकी होती हैं और चल भी रही होती हैं। ये किस प्रकार से, जैसे एक सामान्य उदाहरण से हम देखें कि हम कहें कि सचिन तेंदुलकर 10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो सचिन तेंदुलकर 10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं यदि हम कहते हैं, तो वो 10 साल से लगातार क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, यानी उस बीच वो अपनी सामान्य दिनचर्या की घटना भी कर रहे हैं, लेकिन जब जब उन्हें मौका मिल रहा है वो खेल रहे हैं, अभी उन्होंने संन्यास नहीं लिया हुआ है। तो मैचेस जो है उनके कंप्लीट भी हो रहे हैं, परफेक्ट पूरा भी होता जा रहा है, लेकिन उनका खेलना जारी है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनके लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं। इनके प्रकारों को समझने के लिए कि टेंस में इनका स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है, सेंटेंस किस प्रकार बनते हैं, उनको जानने के लिए हम एक बार जो सेंटेंस होता है उसके स्ट्रक्चर को समझ लें। तो एक जो सामान्य सेंटेंस होता है, जैसे ये 2 सेंटेंस हमारे सामने लिखे हुए हैं, एक जो सामान्य सेंटेंस होता है उसके मोटा मोटी 2 पार्ट होते हैं। पहला वो पार्ट जिसके बारे में बात की जा रही होती है, जैसे यहां पर बात की जा रही है ही वॉज प्लेइंग अ मैच, किसके बारे में बात की जा रही है, उसके बारे में, ही। यहां पर भी ही, अगर इस ही की जगह मान के चलिए कि राहुल होता, तो किसके बारे में बात की जा रही है, राहुल रोट अ लेटर, राहुल के बारे में बात हो रही है। तो जिसके भी बारे में बात हो रही है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। ही और राहुल यहां पर जो है सब्जेक्ट हैं, ही, राहुल, ये सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में बात हो रही है। उनके बारे में क्या बात हो रही है, तो जो भी बात हो रही है उनके बारे में, वो सारा का सारा जो बचा हुआ हिस्सा है वो कहलाता है प्रेडिकेट। तो ही सब्जेक्ट हो गया, वॉज प्लेइंग अ मैच, ये पूरा का पूरा हिस्सा कहलाता है प्रेडिकेट। राहुल रॉट अ लेटर, राहुल के बारे में बात हो रही है, राहुल सब्जेक्ट है, रॉट अ लेटर ये पूरा का पूरा पार्ट जो हो गया वो हो गया प्रेडिकेट। ये जो प्रेडिकेट होता है वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है। जैसे इसमें वॉज है, वॉज है एक ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब भी है इसमें, हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब है। प्लेइंग, प्ले एक वर्ब है, मेन वर्ब है। रॉट ये मेन वर्ब है, तो इसमें मेन वर्ब भी होता है। अभी देखिए वो क्या खेल रहा है, एक मैच खेल रहा है, तो ये जो क्रिया, उसके खेलने की जो क्रिया हो रही है वो किस पर आश्रित है, किसको वो अफेक्ट कर रही है, किस चीज को वो निर्देशित कर रही है, या किस पर जो है वो आरोपित हो रही है, एक मैच पर। उसका ये खेलना जो है किस पर चल रहा है, एक मैच पर। तो ये एक मैच जो हुआ, या दूसरे एग्जाम्पल में देखिए ही रॉट अ लेटर, उसके लिखने की जो क्रिया है वो किस पर आरोपित हो रही है, किस पर अपना इफेक्ट डाल रही है, एक लेटर पर, एक लेटर के फॉर्म में। तो अ लेटर या फिर अ मैच जो है यहां पर, जिस पर क्रिया
आरोपित हो रही होती है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट भी है। तो अ मैच, अ लेटर, यहां पर ये ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक जो सेंटेंस में होता है उसमें सब्जेक्ट होते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उसमें मेन वर्ब होता है और उसमें होता है ऑब्जेक्ट। तो इन्हीं 3-4 मुख्य चीजों के हिसाब से हम सारे जो टेंस हैं उनके जो प्रकार हैं उनका स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करेंगे। उस स्ट्रक्चर में होगा सब्जेक्ट, उसमें होगा हेल्पिंग वर्ब, उसमें होगा मेन वर्ब और उसमें होगा ऑब्जेक्ट। चलिए शुरू करते हैं अपन प्रेजेंट टेंस से। तो प्रेजेंट टेंस में पहला हम देखेंगे प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी में इस प्रकार के जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो हिंदी में इसके लिए जो वाक्य बनते हैं उनके अंत में जो है ता है, ती है, इस प्रकार की चीजें आती हैं। जैसे वह एक पतंग बनाता है। तो वह एक पतंग बनाता है। पतंग बनाने की जो क्रिया है, पतंग बनाना एक क्रिया है। पतंग जो है ऑब्जेक्ट है। क्या बना रहा है? पतंग बना रहा है। वह, कोई भी वह, ये सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो एक सामान्य क्रिया जो है यहां पर हो रही है वर्तमान में, इसलिए यह है सिंपल या फिर इंडेफिनिट टेंस। तो इसका इंग्लिश होता है ही मेक्स अ काइट। अभी इसको देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को हम एस से लिखेंगे। सिंपल इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, सकारात्मक जो भी वाक्य होते हैं, उनमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। तो एस के बाद सीधे सीधे देखिए मेक्स, बनाना जो है वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ लगा हुआ है एस प्लस एस या फिर ई एस लगता है। ये किस पर डिपेंड करता है अभी थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे। कभी कभी V1 प्लस एस या ई एस को वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी बोला जाता है। इसको कहीं कहीं पर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी कहा जाता है। और उसके बाद अकाइट, उसके बनाने की जो क्रिया है वो किस पर आरोपित हो रही है, किस पर निर्देशित हो रही है? तो वो है अकाइट, पतंग। तो पतंग जो है आपका ऑब्जेक्ट है। ये सामान्य स्ट्रक्चर होता है। एस या ई एस इस पर डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है यानी एक वचन है, सिंगुलर है, एक वचन है या फिर थर्ड पर्सन, इनके बारे में हम जानते हैं। थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है मैं या हम। फर्स्ट पर्सन अगर यहां पर किसी के बारे में बात हो रही है, दो लोग यदि हम बात कर रहे हैं या दो से अधिक लोग हैं, तो जो बात करने वाला है मैं या फिर हम, आई या फिर वी, ये होता है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होता है सामने सुनने वाला, जो कि होता है यू। और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे ही, शी, इट, दे। जिनके बारे में बात हो रही है
कौन कौन बात कर रहे हैं? फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो कहलाता है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, या तो सिर्फ सिंगुलर है या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उस कंडीशन में वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है वर्ब में एस या ईएस। अगर सब्जेक्ट जो है, अगर सब्जेक्ट आई है, मैं हालांकि सिंगुलर है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, अगर आई है या फिर प्लूरल है, प्लूरल मतलब बहुवचन, जैसे यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, इसलिए आई के साथ आप यू भी जोड़ लीजिए, आई यू, और उसके बाद जितने भी प्लूरल हैं, जितने भी बहुवचन हैं, जैसे दे है या पीपल है या क्राउड है, तो इस प्रकार यदि आई यू प्लूरल अगर है तो इसके साथ वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगता। उदाहरण के तौर पर जैसे ही मेक्स अ काइट की जगह यदि होता दे, वे एक पतंग बनाते हैं, अगर होता वे एक पतंग बनाते हैं यदि होता, तो वे चूंकि प्लूरल है इसलिए इसका होता दे मेक अ काइट। अब यहां पर मेक्स नहीं होगा, एस या एस नहीं लगेगा। इसी की जगह आई भी होता, यदि आई मेक अ काइट होता, अगर यू भी होता तो यू मेक अ काइट होता, अगर चिल्ड्रन होता तो चिल्ड्रन मेक अ काइट होता, यानी आई यू प्लूरल के साथ वर्ब में एस या एस नहीं लगता। ये तो हो गई अफर्मेटिव सेंटेंस की बात। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक। यदि ये अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो गई, यदि ये होता नेगेटिव सेंटेंस, यानी यदि नकारात्मक बात होती, जैसे अगर वो होता वह एक पतंग नहीं बनाता है, वह एक पतंग नहीं बनाता है, तब उस कंडीशन में सिंपल प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए डू या डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। डू या डज, तो जैसा हम देख रहे थे थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए एस या ईएस लग रहा था, तो इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए लगेगा डज। डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसमें एस या ईएस लगेगा, और थर्ड पर्सन प्लूरल या फिर आई यू प्लूरल के लिए लगेगा डू। यानी कि इसके लिए फिर आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज नॉट। इसको आप डू या डज नॉट को डोंट या फिर डजंट भी लिख सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये कैसा हो जाएगा? ही मेक्स अ काइट का हो जाएगा ही, सब्जेक्ट ही। अब चूंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ लगेगा डज, ही डज नॉट, इसको आप डजंट भी लिख सकते हैं, ही डजंट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेक अ काइट। अगर ये होता दे मेक अ काइट तो इसका होता दे। अभी दे जो है प्लूरल है, तो ये हो जाता डोंट, डू नॉट, उसको आप डोंट लिख सकते हैं, दे डोंट मेक अ काइट। तो ये हो गई नेगेटिव सेंटेंस की बात। अगर ये इंटरोगेटिव होता,
यानी प्रश्नवाचक होता। तो प्रश्नवाचक के केस में क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर है उसमें डू या डज सामने आ जाता है। जैसे अगर ये सेंटेंस होता, क्या वह एक पतंग बनाता है, क्या वह एक पतंग बनाता है, उस कंडीशन में ये क्वेश्चन मार्क होता। तब इंटरोगेटिव जो सेंटेंस बनता उसका स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो क्या वह एक पतंग बनाता है, क्या बनता, डज सब्जेक्ट ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेक अ काइट, क्वेश्चन मार्क, डज ही मेक अ काइट। तो ये हो जाता है इंट्रोगेटिव। एक सेंटेंस बनता है इंटरोनेगेटिव, जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा होता है, वो भी नकारात्मक फॉर्म में। तो अगर इंटरोनेगेटिव होता, इंटरोनेगेटिव क्वेश्चन, इंटरोनेगेटिव सेंटेंस कहता होता क्या वह एक पतंग नहीं बनाता है, क्या वह एक पतंग नहीं बनाता है, ये हो जाता इंटरोनेगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर होता डू या डज, नॉट अगर जोड़ेंगे तो यहीं पर डू, डोंट या फिर डजंट हो जाएगा। स्ट्रक्चर हो जाएगा डू या डज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो इसका इंटरनेगेटिव हो जाता डजंट, नॉट को आप साथ में जोड़ दीजिए, डजंट सब्जेक्ट ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेक अ काइट, डजंट ही मेक अ काइट, ये हो जाता है इंटरोनेगेटिव। अब जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं वो हमेशा डू या डज से नहीं होते, अगर वो WH वाले होते, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, इस प्रकार के अगर सेंटेंस आते, जैसे मान के चलिए कि यहां पर क्वेश्चन पूछता कि वह क्या बनाता है, वह क्या बनाता है। अब ये WH क्वेश्चन है, क्या के लिए अपने पास वर्ड है व्हाट, व्हाट मतलब होता है क्या। तो इस प्रकार के सेंटेंस के लिए, WH वाले के लिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वह क्या बनाता के लिए, वो चालू होगा व्हाट से, WH से, व्हाट, डू या फिर डज, डू या डज, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। अब चूंकि ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है, क्वेश्चन में क्या बनाता है उसके बारे में नहीं पता है, पूछा ही जा रहा है वह क्या बनाता है, तो इसका सेंटेंस बनता व्हाट, चूंकि ही है यहां पर, वह सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो डज लगेगा, व्हाट डज ही सब्जेक्ट मेक, क्वेश्चन मार्क। अगर वह कहां बनाता है होता तो वेयर डज ही मेक हो जाता, कब बनाता है होता तो व्हेन डज ही मेक हो जाता। तो इस प्रकार जो WH वाले क्वेश्चन हैं उनके लिए स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाएगा, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन मार्क।
WH क्वेश्चन, व्हाट, व्हेन, वेयर। तो इस प्रकार हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हमने जितने भी सेंटेंस के प्रकार हैं उनके बारे में देखा, उनके स्ट्रक्चर के बारे में देखा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड जो वॉइस पूछे जाते हैं तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं, जब हम उनका वॉइस जो एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो वो वास्तव में आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। तो जब तक हम कंटिन्यूअस टेंस को नहीं पढ़ लें तब तक इससे रिलेटेड वॉइस के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो ये हमने देखा सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगला हम देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद हम इनसे रिलेटेड वॉइस से संबंधित क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा नाम से पता चल रहा है कंटिन्यूअस यानी सतत। तो जो भी कार्य है या फिर जो भी घटना है जो सेंटेंस में होगा या फिर होगी वो सतत होगी, वो चल रही होगी, वो जारी होगी। तो हिंदी में तो इस प्रकार के जो टेंस होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं उसमें रहा है, रही है, इस प्रकार के रहा, रही, रहे, है, हैं, इस प्रकार के वाक्य में आते हैं। परंतु क्वेश्चन जो आपको दिए जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसमें हिंदी में तो लिखा नहीं होगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार होता है कि सब्जेक्ट होता है और हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर। इज, एम, आर को जो है हम बी के फॉर्म में भी जानते हैं। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और उसमें आईएनजी जुड़ता है। इसको कई बार हम लोग वर्ब के फोर्थ फॉर्म के रूप में V4 या फिर वर्ब के जिरंड फॉर्म के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। उदाहरण के तौर पर एक सेंटेंस हम लेते हैं, रोहन is writing a letter। चलिए, रोहन इज राइटिंग अ लेटर। क्या देख रहे हैं, रोहन सब्जेक्ट है, इज है हेल्पिंग वर्ब, राइट जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी जुड़ गया है तो वो हो गया है राइटिंग, और अ लेटर जो है वो है ऑब्जेक्ट। तो अभी इज, एम, आर का यूज किस प्रकार से होगा, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर इज का जो यूज होता है वो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। एक वचन के लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इज यूज होता है, ही या कोई नाम दिया है या कोई ऑब्जेक्ट दिया है उसके लिए ही यूज होगा, इज यूज होगा। एम का यूज हमेशा आई के साथ होता है, एम का यूज होता है आई के साथ, और आर का यूज होगा प्लूरल के साथ। बहुवचन वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ यूज होगा आर का। चलिए, इसका मतलब अगर यहां पर होता दे या फिर पीपल होता, मान लो पीपल आर गैदरिंग देयर, लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो पीपल चूंकि बहुवचन है, पीपल मतलब बहुत सारे लोग, इसलिए उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगा है वो लगा है आर। गेदर यानी इकट्ठा होना, ये वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में जुड़ा है आईएनजी, तो गैदरिंग देयर मतलब वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो इस प्रकार का सेंटेंस होगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अभी देखिए, राइटिंग अ लेटर यानी लिखने का काम अभी जारी है, लेटर का लिखना अभी खत्म नहीं हुआ है। उसी तरीके से लोगों के इकट्ठा होने का काम अभी जारी है, अभी भी इकट्ठा हो रहे हैं। तो कार्य जो है, जो वर्ब है वो अभी कंटिन्यूअस है, उसकी कंटिन्यूटी बनी हुई है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए, ये तो हो गई अफर्मेटिव सेंटेंस की बात।
नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट जुड़ जाएगा इसमें नेगेटिव के लिए, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल अगर हम देखें इसी से तो ये हो जाएगा रोहन इज नॉट, इसको आप इजंट भी लिख सकते हैं, इज नॉट राइटिंग अ लेटर। अगर इंटरोगेटिव की बात करें तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सामने आ जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाएगा, इज एम आर। जब ये सामने आ जाएगा तो किसी भी सेंटेंस का पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है। तो अगर ये सामने आ जाएगा तो एम का ए कैपिटल होगा, आर का ए कैपिटल होगा, इज का आई कैपिटल होगा। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इस एग्जाम्पल में ये हो जाएगा इज, रोहन चूंकि सिंगुलर है थर्ड पर्सन तो इसलिए उसके साथ लगेगा इज। अगर ये प्यूपिल वाला होता तो ये हो जाता आर, तब ये ए कैपिटल हो जाता आर पीपल पीपल हो गया सब्जेक्ट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म गैदरिंग देयर, और इंट्रोगेटिव में हो जाता है क्वेश्चन मार्क, आर पीपल गैदरिंग देयर। तो ये हो जाता है इंट्रोगेटिव। इंटरोगेटिव में इज एम आर या हेल्पिंग वर्ब के पार नॉट लग जाता। अभी डब्ल्यू एच टाइप के जो क्वेश्चन होते, अगर डब्ल्यू एच होता डब्ल्यू एच क्वेश्चन अगर होते तब उसका स्ट्रक्चर हो जाता डब्ल्यू एच में आपका व्हाट वेयर व्हेन सारी चीजें, डब्ल्यू एच प्लस इज एम आर आपका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जैसे, और उसके बाद जो होता है क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल के लिए पहला सेंटेंस को हम लेते हैं, तो अगर यहां पर पूछना हो कि हु कौन, तो ये हो जाता हु इज राइटिंग अ लेटर। क्वेश्चन मार्क। अगर हमें ये पूछना होता पीपल आर गैदरिंग देयर, वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं, अगर हमें ये पूछना होता है कि वो कहां इकट्ठा हो रहे हैं, कहां इकट्ठा हो रहे हैं के लिए इसका कहां वेयर, कहां इकट्ठा हो रहे हैं, इसके लिए हो जाता वेयर वेयर डब्ल्यू एच। अब हेल्पिंग वर्ब हो जाता आर, सब्जेक्ट पीपल और गैदरिंग क्वेश्चन मार्क, वेयर आर पीपल गैदरिंग। तो इस प्रकार हमने देखे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटरोगेटिव और डब्ल्यू एट क्वेश्चन टाइप के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इनसे रिलेटेड वॉइस को देख लेते हैं। वॉइस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे क्योंकि उसके पहले हमने टेंस के बारे में नहीं पढ़ा था। वॉइस पर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, अभी हम उसको फिर से देखेंगे क्योंकि अब हमने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस और उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने यहाँ पर देख लिया है। इसी से संबंधित वॉइस को हम यहाँ पर देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वॉइस को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे
आप मेरी वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस हुआ कि यू वॉच माई वीडियो। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। माई वीडियो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, वॉच जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये सब्जेक्ट है। क्योंकि यू जो है प्लूरल है इसलिए इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं जुड़ रहा है। तो यू वॉच माई वीडियो ये हो गया एक अफर्मेटिव सेंटेंस। ये एक्टिव वॉइस में है। तो वॉइस के बारे में हम जानते हैं कि एक्टिव और पैसिव दो प्रकार के वॉइस होते हैं। एक्टिव वॉइस में प्रमुखता जो दी जा रही होती है वो सब्जेक्ट को दी जा रही होती है। यू वॉच माई वीडियो, आप देखते हैं मेरा वीडियो, तो इसमें प्रमुखता दी जा रही है। इस सेंटेंस में जो वजन है इस सेंटेंस में वो है यू पर, आप पर प्रमुखता या फिर वरीयता दी जा रही है यू को। जब ये वरीयता वीडियो को दिया जाए या ऑब्जेक्ट को दिया जाए तब वो कहलाता है पैसिव वॉइस। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? पैसिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं वो लगते हैं उसके अगले टेंस के। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं वॉइस वाले चैप्टर में। उसका अगला टेंस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट से एक्टिव से जब हम पैसिव में बदलेंगे, पैसिव में जब हम बदलेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो हो जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हम किसकी बात कर रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जो है उसके अगले टेंस से आता है। तो अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्टिंग वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? इज एम आर। ये हम पढ़ चुके हैं। इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है, इज लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, एम लगेगा आई के लिए और आर लगेगा प्लूरल या फिर यू के लिए। तो यू जो है यहाँ पर प्लूरल है तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ओ यानी ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट देखिए, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पर आ गया है तो हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। तो माई वीडियो, वीडियोस नहीं है, माई वीडियो है यानी कि सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए लगेगा इज, तो ऑब्जेक्ट प्लस इज, ब्रैकेट में मैं एम आर को भी ले लेता हूं, हालांकि यहां पर इज लगेगा। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर। वर्ब का अब यहां पर हो जाएगा थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां पर हो जाएगा, वॉच का वॉच्ड हो जाएगा और उसके बाद लगता है बाई प्लस सब्जेक्ट। चलिए, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? अब ऑब्जेक्ट हो गया माई वीडियो, माई वीडियो इसके साथ चूंकि ये सिंगुलर है लगेगा इज, वॉच का हो जाएगा थर्ड फॉर्म वॉच्ड, ये हो जाएगा बाई और सब्जेक्ट हो जाएगा यू। तो माई वीडियो इज वॉच्ड बाई यू, ये हो जाएगा इसका पैसिव। अभी देखिए जो वरीयता दी जा रही है वो माई वीडियो यानी कि ऑब्जेक्ट को दी जा रही है। क्या देखा जा रहा है? आपके द्वारा देखा जा रहा है, ठीक है, परंतु अभी वरीयता दी जा रही है मेरे वीडियो को, कि मेरा वीडियो देखा जा रहा है आपके द्वारा। तो मेरे वीडियो यानी कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पर वरीयता दी जा रही है तो ये पैसिव हो गया। तो ये हो गया आपका सिंपल जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे उसके। यू वॉच माई वीडियो का हो जाएगा माई वीडियो इज वॉच बाई यू। अगर ये नेगेटिव होता तो नेगेटिव में ये कैसा होता? यू डोंट वॉच माई वीडियो, पर उसका जब पैसिव बनता तो माई वीडियो इज
नॉट वॉच्ड बाय यू हो जाता है यहां पर। इस प्रकार से अभी अगर ये होता इंटरोगेटिव, मान लीजिए WH वाले एक्टिव वॉइस, अगर ये होता हु डज वॉच माई वीडियो, मेरा वीडियो कौन देखता है, तब WH के लिए कैसा हो जाता। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। पहले के टेक्स्ट बुक्स में या फिर पहले के ग्रामर बुक्स में हम देखते हैं कि इस प्रकार के जो सेंटेंस WH वाले होते हैं उनका पैसिव जो बनाते हैं तो वो बाय हुम से बनाते हैं, यानी वो बनाते हैं बाय हुम, हु का हो जाता है बाय हुम इज, चूंकि वीडियो जो है सिंगुलर है, बाय हुम इज माय वीडियो वॉच्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी कि WH वाले के केस में वो कैसा बनाते हैं कि WH प्लस डू या डज अगर यहां पर है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसका पैसिव वो बनाते हैं बाय हुम प्लस, चूंकि डू डज जो है वो प्रेजेंट सिंपल के लिए है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा अगला, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। वीडियो सिंगुलर है तो लग जाएगा इज, बाय हुम इज, MR में से इज लग जाएगा, बाय हुम फिर ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आजकल इसको जो है बाय हुम से स्टार्ट ना करके बाय हु से या फिर हु से स्टार्ट करके बाय को लास्ट में लेने की परंपरा है। यानी कि आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं कि आप WH वाले के लिए चालू करें WH से, ये तो एक हुआ पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है कि आप WH से ही स्टार्ट करें, फिर उसके बाद इज MR, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाई को जो है लास्ट में लगाएं। तो इस तरीके से ये बन जाएगा हु इज MR से इज, ऑब्जेक्ट माई वीडियो, हु इज माई वीडियो, वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉच्ड बाय। तो ये दोनों तरीके हैं। ये तो हो गए इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए। कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ऑर्डर वगैरह दिए जाते हैं। जैसे अगर कहा जाए ओपन द गेट, ओपन द गेट, गेट खोलने के लिए कहा जा रहा है। ऑब्वियसली जो सामने है उसको कहा जा रहा है, यानी कि यू यहां पर साइलेंट है। ध्यान देंगे यू यहां पर साइलेंट है। एक्चुअल में कहा जा रहा है यू ओपन द गेट, क्योंकि आप सामने हैं, जो भी सामने है उनसे कहा जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है यू ओपन द गेट, पर यू यहां पर साइलेंस है तो यू ना कहा के सीधा सीधा कहा जाता है ओपन द गेट। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर दिया जा रहा होता है उनके पैसिव बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो स्टार्ट होता है लेट से। तो देखिए सब्जेक्ट यू जो है यहां पर साइलेंट है, ओपन जो है वर्ब है और गेट जो है वो ऑब्जेक्ट है। ये चालू होता है, सब्जेक्ट यहां पर जो है साइलेंट है तो जो पैसिव बनता है उसमें जो सब्जेक्ट है वो भी साइलेंट रहता है। ये चालू होता है लेट से, लेट के बाद आपका चालू होता है ऑब्जेक्ट और उसके बाद लग जाता है बी ई। तो जैसा हमने देखा
अभी ओपन द गेट भी जो है वो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। इज एम आर को जो है बी भी कहा जाता है, तो भी सीधे सीधे यहां पर बी यूज होता है। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, ध्यान देंगे। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, ओपन द गेट का लेट, ऑब्जेक्ट है द गेट, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपन का थर्ड फॉर्म ओपन, लेट द गेट बी ओपन। तो जो भी ऑर्डर दिए जाने वाले जो सेंटेंस है उस टाइप के सेंटेंस का इस प्रकार लेट से चालू होता है। तो ये हमने देखे जो एक्टिव जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उनसे रिलेटेड, जो WH वाले हैं उनसे रिलेटेड। इसी में हम देख लेते हैं कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस उसके बारे में। जैसे हमने पहला सेंटेंस लिया था यू वॉच माई वीडियो, तो यू वॉच माई वीडियो का अगर इंटरोगेटिव होता, यू वॉच माई वीडियो अगर इंटरोगेटिव में होता तो उसका इंटरोगेटिव होता डू यू वॉच माई वीडियो। तो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस की यहां पर बात हो रही है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। डू यू वॉच माई वीडियो, क्या आप मेरी वीडियो देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है इसका, इसका स्ट्रक्चर है डू या डज, डिपेंड करता है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है इसका स्ट्रक्चर। ये हम पहले भी देख चुके हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो ये ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार, पर ये एक्टिव है। इसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में क्या होगा, पैसिव में अब ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस, पर चूंकि ये इंटरोगेटिव की बात है तो इंटरोगेटिव में, इस प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो WH वाले नहीं है उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले ही होता है। तो अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम क्या देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो सिंपल प्रेजेंट का है उसके लिए जब हम पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो आ जाता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद आना है ऑब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, इज एम आर, ये इसके हेल्पिंग वर्ब है। अभी ऑब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यहां पर प्रयोग होंगे। तो इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट अब वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा जैसा यूज होता है प्लस बाय प्लस अब हो जाएगा सब्जेक्ट। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, इज, चूंकि वीडियो माय वीडियो जो है सिंगुलर है तो इज, ऑब्जेक्ट अब हो जाएगा माय वीडियो, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वॉच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा वॉच्ड, बाय और सब्जेक्ट हो जाएगा यू। तो इज माय वीडियो वॉच्ड बाय यू, ये हमने देखे प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट के। अब कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, और उसमें देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस प्रकार एक्टिव से जो है पैसिव बदलता है। अभी ये जो रूल था सिंपल प्रेजेंट के एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए जाते थे, ये सिर्फ सिंपल प्रेजेंट के लिए था। अब कंटिन्यूअस के लिए इसकी जरूरत नहीं है, कंटिन्यूअस टेंस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही यूज किए जाएंगे और उनके साथ एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ जाएगी बीइंग।
तो चलिए अपन एग्जाम्पल देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एग्जाम में आपको लिखा हुआ नहीं आएगा भाई, एग्जाम में आपको पहचानना है कि जो सेंटेंस दिया हुआ है वो कौन से टेंस का है। जैसे एक सेंटेंस हम ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि रोहन इज राइडिंग अ बाइक। रोहन एक बाइक राइड कर रहा है, एक मोटरसाइकिल या एक बाइक जो है वो चला रहा है। तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म या जिरेंट फॉर्म राइड के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ है जहां पर, और इज एम आर इस प्रकार का जुड़ा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। इसका स्ट्रक्चर जैसा हम पहले ही देख चुके हैं, क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है इसका सिंपल स्ट्रक्चर है। तो अभी जोर किस पर है, रोहन पर, सब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट यहां क्या है, एक बाइक। अब जब इसके एक्टिव से हम पैसिव बनाएंगे तो हमारा जोर किस पर होगा, ऑब्जेक्ट पर। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, जो भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से ठीक लगे, यानी ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज, ऑब्जेक्ट अगर आई है मेरे बारे में है तो एम, और ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आर। इज एम आर प्लस सारे के सारे जो कंटिन्यूअस टेंस हैं उनका जब पैसिव बनता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद एक और चीज जुड़ जाता है, वो है बीइंग। बीइंग ये याद रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। किस प्रकार से बदल जाएगा ये, तो ये बदल जाएगा अ बाइक। बाइक चूंकि सिंगुलर है तो इज, बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइडिंग का हो जाएगा रोड, बाय सब्जेक्ट रोहन। अ बाइक इज बीइंग रोड बाय रोहन। एक दूसरा एग्जांपल लें इसी प्रकार का, अगर कि सीता एंड मीता आर बेकिंग अ केक। केक जो है बेक किया जाता है, तो सीता एंड मीता आर बेकिंग अ केक। इसका पैसिव क्या हो जाएगा, अ केक, चूंकि सिंगुलर है केक, इज बीइंग बेक, बेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बेकन, बाय सीता एंड मीता। ये हो गया कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस हो। अगर इंट्रोगेटिव हो, सपोज मान के चलिए कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो कि, अभी इसी का इंट्रोगेटिव कैसा हो जाएगा, आर, या रोहन का कैसा हो जाएगा, रोहन वाला एग्जांपल अगर हम ले, इज रोहन, नाम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल में होता है, इज रोहन राइडिंग अ बाइक। क्वेश्चन मार्क हो जाएगा अब इंट्रोगेटिव के लिए। इसका पैसिव क्या हो जाएगा, इसका पैसिव हो जाएगा इज। अगर इंट्रोगेटिव है तो एक्टिव या पैसिव किसी में भी, अगर डब्ल्यू एच वाला इंट्रोगेटिव नहीं है, नॉर्मल इंट्रोगेटिव है, तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही चालू होता है। तो इज, अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ बाइक, इज अ बाइक। अब चूंकि इज एम आर जो यहां पर था उसको पहले ले चुके हैं, तो इज ऑब्जेक्ट अगर अ बाइक, इज एम आर पहले ले चुके, बीइंग अपनी जगह पर, इज अ बाइक बीइंग, बाकी सेम का सेम, इज अ बाइक बीइंग रोड बाय रोहन, क्वेश्चन मार्क। अभी अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता लेकिन डब्ल्यू एच में,
WH क्वेश्चन होता, मान लो WH वाले, जैसे हु इज राइडिंग अ बाइक, मान के चलिए कि हु इज राइडिंग अ बाइक, तब इसका जो पैसिव है वो दो तरीके से बनते हैं WH वाले केस में। एक तो बाई होम से चालू करते हैं अपन, या फिर ये हो जाता हु इज अ बाइक बीइंग रोड बाय, एक तरीका। और दूसरा यही हो जाता बाय whom इज अ बाइक बीइंग रोड। तो कमोबेश उसी प्रकार का स्ट्रक्चर है। अगर स्ट्रक्चर हम देखेंगे जैसा हमने उसमें देखा था, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, या फिर सिंपल जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जो हमने देखा था, लगभग लगभग उसी प्रकार का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर बन रहा है। हु इज राइडिंग अ बाइक, इसका अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर बनता है WH प्लस इजेमार प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया एक्टिव का। इसके बारे में हम देख चुके हैं पहले भी। तब इसका पैसिव बन जाता है, अगर पहले तरीके से बनाएंगे तो WH प्लस इजेमार प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, उसके बाद बीइंग प्लस, अब हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट पहले आ जा रहा है, तो ये एक तरीके से हुआ। और दूसरे तरीके से अगर हम देखेंगे बाय होम तरीके से, तो फिर बाय होम प्लस इजेमार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का 3, बस बाई को अपन पहले ले रहे हैं। तो ये दोनों तरीके से जो है बनता है। तो अभी हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट में अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उनके स्ट्रक्चर्स देखे, उनके इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और WH क्वेश्चंस जो हैं वाले जो सेंटेंस है वो किस प्रकार बनते हैं। और फिर उसके बाद हमने देखे कि उनके पैसिव किस प्रकार से बनते हैं। तो अगर आपको याद हो उनका स्ट्रक्चर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको हिंदी में लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको सेंटेंस देखकर ही पहचानना है कि वो कौन से टेंस है। उसी आधार पर फिर आपको हेल्पिंग वर्ब्स यूज करने हैं और उसी के आधार पर जो है आपको पैसिव बनाना है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय ये जरूर होता है कि जो वरीयता दी जा रही होती है या जो जोर हम दे रहे होते हैं वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर आ जाता है। लेकिन एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमेशा ध्यान रखेंगे कि शब्दों के जो मायने हैं, उनका जो अर्थ निकलना है वो नहीं बदलता, उनका जो सेंस है, जो वाक्यों के जो सेंस हैं वो नहीं बदलते। तो ऐसा संभव है कि एक ही एक्टिव के एक से अधिक प्रकार के पैसिव बने। जैसे दो प्रकार के पैसिव हम यहाँ पर देख रहे हैं, हो सकता है तीसरा प्रकार भी बने और हो सकता है कि वो तीनों के तीनों ही सही हो। लेकिन आपको बस ध्यान ये रखना है कि एक्टिव से पैसिव बनते समय उनका जो सेंस है, उनसे जो तात्पर्य निकल कर आ रहा है, उनका जो मतलब निकल कर आ रहा है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो पैसिव में दो तीन चीजें हमेशा ध्यान रखेंगे कि वर्ब जो है जैसे हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है। बाई ज्यादातर सेंटेंस के साथ यूज होता है, पर कई बार दे या देम के लिए, जब अनसर्टेन हो कि कौन किन की बात हो रही है, तब कई बार जो है जो बाई के बाद जो लगना होता है, सब्जेक्ट जो लगना होता है, वो नहीं भी लगता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे न्यूज़पेपर में अक्सर इस प्रकार की खबर आती है कि कहीं पे चोरी हो गई,
ठीक है। अब हमें नहीं पता कि चोरी किसने की, ठीक, तो समवन, सम, इस प्रकार के वर्ड जो अनजान हैं उनके लिए हम यूज करते हैं। तो जैसे हमें नहीं पता कि चोरी किसने की, तो हम उसको लिख रहे हैं डायरेक्ट में, यानी एक्टिव वॉइस में हम लिख रहे हैं कि someone steal the door lamp। कोई जो है डोर लैम्प चुराता है कोई, हमें नहीं पता कि कौन जो है चुराता है, ठीक है, पर कोई जो है डोर लैम्प चुरा ले जाता है, डोर पे जो लैंप है उसको कोई जो है चुराता है। अभी ये एक्टिव है। न्यूज़पेपर में अक्सर जो इस प्रकार के रिपोर्ट होते हैं वो पैसिव में होते हैं। तो इसका जो पैसिव बनेगा, अभी देखिए ये क्या है, ये सब्जेक्ट है प्लस ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है, ये हो जाएगा स्टील, समवन स्टील्स द डोर लैम्प। क्योंकि समवन हम बोल रहे हैं सिंगुलर, तो वर्ब का वन प्लस SEIS यहाँ पे लग रहा है, इसी को हम बोलते हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हम देख चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट है। इसका जो पैसिव बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस, अभी सिंपल प्रेजेंट है तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो उसके अगले टेंस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आएगा। तो इज एम आर, डूर लैम्प सिंगुलर है तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से इज आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा सिंपल स्ट्रक्चर। तो उस हिसाब से इसको हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा द डोर लैम्प, अभी सिंगुलर है डोर लैम्प तो इज लग जाएगा, इज वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो स्टील का हो जाएगा स्टोलन बाय समवन, कौन हमें नहीं पता। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसमें सामान्य तौर पर ये बाय समवन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके बिना भी इसका जो सेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। द डोर लैम्प इज स्टोलन, जो डोर लैम्प है वो चोरी हो गया। पहले में हम कह रहे हैं कि कोई जो है चुरा लेता है, कोई किस उसके बारे में हमें नहीं पता, और जब हम कहते हैं कि डोर लैम्प चोरी हो गया तो सेंस वही निकलता है, किसी ने चुरा लिया होगा। अब वो किसी या कोई के बारे में हमें नहीं पता। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए बाई समवन या बाई देम, यहाँ पर मान लो दे होता, दे स्टील्स द डोर लैम्प, उस कंडीशन में भी द डोर लैम्प इज स्टोलन सफिशियंट है उसका सेंस बताने के लिए। द डोर लैम्प इज स्टोलन बाई देम ऐसा पूरा लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। तो इसको बाई समवन अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो भी यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है, द डोर लैम्प इज स्टोलन। तो इस प्रकार के कुछ सेंटेंस में बाई के बाद आपको ऑब्जेक्ट वगैरह या बाई लिखने की जरूरत नहीं भी पड़ती है, पर सेंस जो है कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमने देखे दोनों प्रकार के टेंस, उनके स्ट्रक्चर और उनसे रिलेटेड जो एक्टिव और पैसिव वॉइस है उनके बारे में। आशा करते हैं आपको ये वीडियो जो है समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अभी ये वीडियो की सीरीज़ जो है हम कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद आगे जो टेंसेस आने हैं उनको भी हम पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड जो वॉइस हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस उनको हम साथ साथ करते चलेंगे। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।